हेलो, वेलकम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका सी अमिताभ श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से हम एक नए टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो हमारा नया टॉपिक है, माय न्यू टॉपिक इज अकाउंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग कि अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन क्या है, पार्ट 1। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी अकाउंट्स में इन्वॉल्व है और जो 11th में जो नया नया कॉमर्स ज्वाइन करते हैं उनके लिए भी है, और जो कुछ अकाउंट्स का नॉलेज लेना चाहते हैं उनके लिए भी है। मतलब इन ओवरऑल दिस वीडियो इज फॉर ऑल दैट पीपल हु इन्वॉल्व इन अकाउंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स पार्ट 1, और इसमें हम कुछ टर्म्स को जानेंगे। अकाउंट्स करने से पहले, अकाउंटिंग में आगे हम लोग पढ़ने से पहले उसके कुछ टर्म को जानना जरूरी है। पहले मुझे पता चले कि हाँ कोई टर्म है तो वो क्या है, उसका मतलब क्या है। अगर हम उसका मतलब समझ गए, आज सीख गए, तो फिर आगे की चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ जो अकाउंट्स के कुछ टर्म हैं उनकी बात करेंगे और उनको पहले समझेंगे। तो सबसे पहले कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं या प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं, बिजनेस का मतलब होता है कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारा मोटिव है प्रॉफिट कमाना, इसलिए हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। प्रोफेशन का मतलब होता है कि जो प्रोफेशनल स्किल्स है उसके हिसाब से अपना जो काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिस में है, डॉक्टर्स हैं, ये सब प्रोफेशनल्स इनकम आती है इनकी, ये प्रोफेशनल्स में गिने जाते हैं। ये भी अपनी अकाउंटिंग करते हैं। इनको भी तो समझ में आना चाहिए कि हमारे जो फर्म है उससे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या है। तो और बिजनेस का मतलब आप जानते होंगे कि हाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। हमारा मोटिव जो है वो क्या है, प्रॉफिट कमाना। हमारा मोटिव है प्रॉफिट कमाना। तो आइए समझते हैं पहले बेसिक टर्म को। सबसे पहले बेसिक टर्म हमारा आता है कैपिटल। कैपिटल, अगर हम बिजनेस हमको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, मनी चाहिए। कि हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले पैसा लगाएंगे, तभी हमारा जो भी चीज़ें खरीदनी है उसको खरीद सकते हैं। जो चीज़ें हमें असेट है, गुड्स है, उसको खरीदने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। और कैपिटल किस में होना चाहिए, मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए। जैसे अब कैपिटल में आपके पास आ गया, या तो आप कैश ले आएंगे बिजनेस में स्टार्ट करने से पहले, बैंक में जो पैसा रखा है उसका यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है आपका पर्सनल असेट्स। सर ये कैश और बैंक को समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैश ले आएंगे। सर पर्सनल असेट्स कैपिटल में क्या है, इसका क्या मतलब है। तो पर्सनल असेट्स का मतलब है कि मान लीजिए आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, आपकी ऑफिस है, हमने एक ऑफिस खोला हुआ है और उसमें हमको जरूरत है भाई, फर्नीचर की जरूरत है ना, चेयर चाहिए, टेबल चाहिए। हाँ, तो उसके लिए क्या करेंगे, हो सकता है कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चेयर टेबल पड़ी हो, घर पे पड़ी हो, तो हम क्या करेंगे कि अपने उस चेयर टेबल को अपने बिजनेस में ले आएंगे, ऑफिस में ले आएंगे। जब हम घर से उसको ले आ रहे हैं ऑफिस में, अब उसको यूज करने जा रहे हैं अपने बिजनेस में, तो जो हमारी इसके पहले हमारी क्या थी, वो पर्सनल एसेट्स थी, हमारे घर पे यूज होती थी। अब उस एसेट्स को कहाँ लेके जा रहे हैं, बिजनेस में लेके जा रहे हैं, अपने ऑफिस में लेके जा रहे हैं। तो ये हमारी क्या होगी, एक तरह से कैपिटल होगी। हम जो पैसा अपना लगाए हुए हैं चेयर और टेबल में, वो पैसा कहाँ जा रहा है, हमारा बिजनेस में जा रहा है। लेकिन वो पैसे ग्रुप में नहीं जा रहा है, वो किसी ग्रुप में जा रहा है, टेबल चेयर ग्रुप में जा रहा है, मतलब एक असेट ग्रुप में जा रहा है। तो उसको बोलेंगे पर्सनल असेट। जो हमारी इन्वॉल्व होती है बिजनेस में, वो भी हमारी बिजनेस में क्या मानी जाती है, कैपिटल मानी जाती है। तो कैपिटल में हो गया आपका कैश, मिला सकते हैं बिजनेस में, बैंक में जो पैसा उसका यूज कर सकते हैं, और फिर पर्सनल एसेट्स भी यूज कर सकते हैं। वो हमारी चली जाएगी कहाँ पे, कैपिटल में चली जाएगी। आगे और डिटेलिंग करेंगे, लेकिन अभी आप छोटे छोटे चीजों को समझेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। अब सेकेंड आ जाइए, लोन। सर लोन तो उनको पता है कि कर्ज लेते हैं तो उसको बोलते हैं लोन, लेकिन बिजनेस में क्या मतलब है, बिजनेस में दो तरह के लोन होते हैं। बिजनेस में क्या होते हैं, दो तरह के लोन होते हैं।
एक होता है सिक्योर्ड लोन। सर ये सिक्योर्ड लोन क्या है? सिक्योर्ड लोन मतलब होता है कि इसके लिए हमको ऑलरेडी सिक्योरिटी देनी पड़ती है। जैसे बैंक में, अगर हम बैंक में लोन लेने जाएंगे, ठीक है, बैंक में लोन लेने जाएंगे तो बैंक वाला बोलेगा कि ठीक है, अगर आपको 5 लाख रुपए का लोन चाहिए तो उसके बदले में हमें आप क्या देंगे, उसके बदले में हम हमारे पास आप क्या रख रहे हैं। तो आप बोलेंगे ठीक है, हमारे पास एक जमीन पड़ी हुई है, उस जमीन का पेपर रख देते हैं। हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है, उस स्टॉक के लिए उसका पेपर रख देते हैं। मतलब कि अगर हम अपनी बैंक लोन दे रहा है तो उसके बदले में आपसे कुछ ले रहा है, असेट के रूप में आपका कुछ ले रहा है, एक सिक्योरिटी के रूप में कुछ आपका ले रहा है, उसके बदले में आपको पैसा दे रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि उसको पता है कि बाद में अगर आप फेल कर गए, पैसा नहीं दे पाए उसका, तो वो आपकी प्रॉपर्टी बेच करके पैसा अपना कवर कर लेगा, अपना लोन कर लेगा। तो बैंक जो लोन दे रहा है, बैंक ने क्या दिया? लोन दिया आपके बिजनेस के लिए। हमने क्या लिया? बैंक से लोन लिया। तो ये बैंक के लिए क्या हो गया? बैंक के लिए वो लोन जो हो गया वो सिक्योर्ड लोन हो गया। बैंक ने जो दिया, बैंक की तरफ से बोलेंगे तो बैंक बोलेगा कि ये लोन हमारा सिक्योर्ड है, क्योंकि इसके बदले में हमको प्रॉपर्टी के पेपर मिले हुए हैं, प्रॉपर्टी हमने सिक्योरिटी के रूप में रखी हुई है, उसके असेट्स हमारे पास सिक्योरिटी के रूप में है, ताकि उसको हम जब बेच के निकाल सकते हैं। तो बैंक के लिए क्या है? ये सिक्योर्ड लोन है। बैंक के लिए क्या है? ये सिक्योर्ड लोन है। जैसे पहले होता ना था, पहले क्या होता था कि आप किसी महाजन के पास गए, किसी सेठ के पास जाते थे, पहले लोग बोलते थे कि ब्याज पे पैसा दे दीजिए। अब ब्याज पे पैसा दे दीजिए तो महाजन क्या बोलता था कि भाई ठीक है, थोड़ा सा अपना सोना ले आओ, कुछ ज्वेलरी ले आओ, उसको वो गिरवी रखता था, उसके बाद पैसा देता था पब्लिक को। उसके बाद वो पैसा देता था, तो उसको पता था कि अगर मान लीजिए कि ये बंदा हमारा पैसा नहीं चुका पाएगा तो उसकी हम सोना बेच करके ये पैसा रिकवर कर लेंगे। तो उस महाजन के लिए वो कर्जा क्या था? सिक्योर्ड था। उसको पता था कि हमारा ये सिक्योर्ड है, ये लोन हमको वापस नहीं मिलेगा, तो हम इसको बेच करके पैसा निकाल लेंगे अपना। तो ये होता है सिक्योर्ड लोन, ठीक है। अब आइए, ये तो सिक्योर्ड लोन हो गया। कि सिक्योर्ड लोन क्या है? कि बैंक क्या करेगी, इसके बदले में आपसे कुछ प्रॉपर्टी रखेगी या कुछ और असेट रखेगी, उसके बदले आपको लोन देती है, उसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। अब ये बैलेंस शीट में शो होता है। अब कैसे होता है, क्या होता है, सब बाद में समझेंगे, लेकिन आप छोटे छोटे टर्म को समझते जाइए। अब क्या है? अनसिक्योर्ड लोन। दूसरा क्या है? अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का जस्ट अपोजिट। जैसे मान लीजिए हमें आज 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो हमारे क्लोज रिलेटिव है, उनसे मैंने बोला कि अरे बिजनेस हम चला रहे हैं, बिजनेस में हमको बिजनेस को रन करने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें थोड़ा 5 लाख रुपए आप हमको उधार दे दीजिए, कर्ज दे दीजिए, बाद में मैं आपको वापस कर दूंगा। अब वो चूंकि क्लोज रिलेटिव है, वो हमको जानता है, हमारे पर विश्वास करता है, तो उसको पता है कि ये पैसा हमारा बाद में मिल सकता है। उसको पता है मिलेगा नहीं मिलेगा बात की बात है, उसको पता है कि बाद में मुझे पैसा मिल जाएगा इस रिलेटिव से। तो हम क्या बोलेंगे कि ठीक है, मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए, मैं आपको कुछ दिन के बाद लौटा दूंगा। अब वो इसके बदले में मैं आपको कुछ इंटरेस्ट भी दे सकता हूँ, इसके बदले में क्या दे सकता हूँ? कुछ इंटरेस्ट दे सकता हूँ। तो बोला चलो ठीक है। तो अब उस रिलेटिव ने, जो क्लोज रिलेटिव है, उसने मुझे 5 लाख रुपए दे दिए बिजनेस को चलाने के लिए, लेकिन उस रिलेटिव ने मुझसे कुछ मांगा नहीं। उसने मेरे से बोला नहीं कि मुझे कुछ प्रॉपर्टी के पेपर दे दो या कुछ गिरवी रख लो हमारे पास। तो अब वो जो हमारा रिलेटिव है, उसने लोन तो दे दिया, लेकिन उसके लिए वो क्या है? अनसिक्योर्ड है, वो फंसा हुआ है जब तक उसको पैसा मिल ना जाए, क्योंकि उसके बदले उसने कोई सिक्योरिटी या कोई असेट या कोई प्रॉपर्टी हमसे नहीं ली है, बस मुझे वो पैसा बिजनेस को चलाने के लिए दे दिया है, वो पैसा हमने बिजनेस में लगाया। तो ये पैसा हमारे लिए क्या हुआ? ये तो हमारे लिए लोन हो गया, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन हो गया, क्योंकि हमने इसके लिए कुछ दिया नहीं है, इसके लिए हमने कुछ दिया नहीं है। तो ये हो गया अनसिक्योर्ड लोन। जिसने दिया हमारे बिजनेस को चलाने के लिए 5 लाख रुपए, वो हो गया हमारा अनसिक्योर्ड लोन, क्योंकि इसके बदले में अनसिक्योर्ड लोन के लिए मैंने कोई प्रॉपर्टी रखी नहीं है गिरवी उसके पास। पहले वाले सिक्योर्ड लोन में क्या था कि हमने प्रॉपर्टी रखा, असेट रखा, तब बैंक ने लोन दिया। तो दूसरे वाले केस में क्या है कि हमने बिना कुछ रखे ही, बस एक विश्वास पे हमने पैसा उधार ले लिया है, अगले ने मुझे दे दिया है, वो हो गया अनसिक्योर्ड लोन, उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। आइए थर्ड हम समझेंगे क्रेडिटर्स। ये बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने, जो बहुत बार सुना होगा क्रेडिटर्स का नाम। क्रेडिटर्स होते हैं, डेटर्स होते हैं। तो सब पहले हम बात करते हैं क्रेडिटर्स की। सर ये क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर का मतलब जिस प्रोडक्ट का हम बिजनेस कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट का हम बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा मोबाइल का बिजनेस है, ठीक है, हमारा मोबाइल का बिजनेस है। मोबाइल तो हमारी एक मोबाइल की शॉप है, हमारी मोबाइल की शॉप है, हम मोबाइल का बिजनेस कर रहे हैं।
हमारी मोबाइल की शॉप है, हम मोबाइल का बिजनेस कर रहे हैं। तो अब उस मोबाइल को हम तभी बेचेंगे जब हम कहीं से बल्क में मोबाइल को होलसेल में ले आएंगे, अपने दुकान में रखेंगे, तब उसको बेचेंगे। तो जब हम, अब चूंकि इतना पैसा तो होता नहीं हमारे पास कि जाएं और 10,000 मोबाइल खरीद कर लेके आ जाएं, तो हमारा जो सप्लायर है जिससे हम मोबाइल खरीदने जा रहे हैं होलसेल में, उससे बोलेंगे कि ठीक है आप मुझे मोबाइल दे दीजिए 10,000, पैसा आपको मैं वो बाद में दूंगा, जैसे जैसे मेरा मोबाइल सेल होता जाएगा पैसा हम आपको आपका देते जाएंगे। तो मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए से हमने 10 लाख का मोबाइल परचेस कर लिया। मोबाइल क्या कर लिया? परचेस कर लिया, खरीद लिया। मिस्टर ए से 10 लाख का मोबाइल हमने खरीद लिया और अपने दुकान पे लाया, उसको रख दिया उसको बेचने के लिए। और मिस्टर ए से बोला है कि सर जब जब मेरा मोबाइल बिकेगा मैं आपको उसका पैसा आपको देता जाऊंगा। तो ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस प्रोडक्ट में हम ट्रेड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए, और उस प्रोडक्ट को अगर हम उधार ले आते हैं, उस प्रोडक्ट को, बात समझिएगा हमारी, हम क्या कर रहे हैं कि जिस प्रोडक्ट के का हम बिजनेस कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को हम उधार लेके आते हैं, उधार खरीद के आते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए से हमने खरीद के लाया उस प्रोडक्ट को, तो मिस्टर ए हमारे लिए हो गए क्रेडिटर्स। मिस्टर ए हमारे लिए हो गए क्रेडिटर्स, क्योंकि हमने जो हमारा बिजनेस है, मोबाइल का बिजनेस है, हम मोबाइल में ट्रेड करते हैं, तो मोबाइल हम उनसे उधार खरीद के लाए हैं, तो मिस्टर ए हो गए क्रेडिटर्स। ठीक है, अब मान लीजिए कि बिजनेस के लिए हम, मतलब ऑफिस है, मोबाइल की हम ट्रेडिंग करते हैं, मोबाइल सेल करते हैं, हमें जरूरत पड़ गई कुछ टेबल्स की जरूरत पड़ गई, कुछ अलमारी की जरूरत पड़ गई। अब जब हम टेबल्स या अलमारी खरीदने जाएंगे, मान लीजिए मिस्टर बी से हमने क्या किया, कोई टेबल लिया या अलमीरा लिया, ठीक है, या चेयर लिया, जो भी मतलब कि असेट ग्रुप में हमारा जो असेट होता है, हमने जो भी ये खरीदा मिस्टर बी से, तो क्या ये मिस्टर बी हमारे क्रेडिटर्स हुए? नहीं, मिस्टर बी हमारे क्रेडिटर्स नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हम चेयर टेबल का तो ट्रेडिंग करते नहीं, चेयर टेबल तो हम सेल करते नहीं, हम सेल करते हैं मोबाइल। अगर मोबाइल खरीद के लाए उधार तब तो माना जाएगा कि हाँ ये क्रेडिटर्स है मिस्टर है। लेकिन अगर हम चेयर टेबल खरीद रहे हैं, अलमारी खरीद रहे हैं, जो हमारे बिजनेस को चलाने के लिए काम आ रहा है, जो हमारे बिजनेस के लिए चलाने के लिए काम आ रहा है, बिजनेस को रन करने के लिए काम आ रहा है, वो होता है हमारा असेट। अगर हम उसको उधार खरीद के लाते हैं तो वो हमारा क्रेडिटर्स नहीं माना जाएगा, वो हमारा लोन माना जाएगा असेट के लिए। उधार खरीद के लाते हैं तो हमारा लोन माना जाएगा असेट के लिए। अब एक बात ये समझिए कि आपका जो मेन हीरो है ना, जो मेन एक्टर है, वो आपका है मोबाइल। जो मेन एक्टर है आपका, जिसमें ट्रेड कर रहे हैं इस प्रोडक्ट में, वो है आपका मेन हीरो, और बाकी जो है वो सपोर्टिंग है। तो जो मेन हीरो के लिए, जो मेन प्रोडक्ट के लिए, जो मेन एक्टर के लिए हम उधार खरीद के ला रहे हैं, वो हमारा क्रेडिटर्स में चला जाता है। और जो सपोर्टिंग है वो हमारा क्रेडिटर्स नहीं होता है, वो हमारे लोन में चला जाता है, पैसा असेट में चला जाता है, लोन खरीद के लिए। तो बात क्लियर होगी, क्रेडिटर्स वही होता है जिस प्रोडक्ट में हम ट्रेड कर रहे हैं उसके लिए उधार खरीद के लाते हैं, तो वो बंदा हमारा क्रेडिटर्स माना जाता है। चलिए, अब बात आती है हमारी फिक्स्ड असेट्स। सर ये फिक्स्ड असेट्स क्या होता है? फिक्स्ड असेट्स क्या होता है? हाँ, फिक्स्ड असेट्स क्या होता है कि मान लीजिए हमारा बिजनेस चल रहा है मोबाइल का, ठीक है, हमने आपको बताया कि मोबाइल का बिजनेस तो चल रहा है, लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए हमें कुछ असेट की जरूरत पड़ती है, कुछ सामानों की जरूरत पड़ती है जो हम यूज करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये हम सब जब खरीद के लाए, कोई मशीनरी है, हा? कोई मशीन हो गई, चेयर हो गया, टेबल हो गया, मतलब कोई फर्नीचर हो गया। बिजनेस को चलाने के लिए हम जब जिस प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, जो हमारे लिए बिजनेस को चलाएंगे तो हमारे लिए एक तरह से असेट काम करेगी। फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, जो बिजनेस को चलाने के लिए काम आ रही है। बिजनेस उसका बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस बिजनेस को चलाने के लिए हमें इसकी जरूरत है। वी नीड दैट पर्टिकुलर आइटम फॉर रन आवर बिजनेस। तो अपने बिजनेस को रन करने के लिए दैट पर्टिकुलर आइटम जो है वो हमारे कहलाएंगे असेट। जैसे चेयर, टेबल, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गई, ये सब हमारे असेट में जाएगा। इसको बोलते हैं फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स क्यों? क्योंकि इसकी लाइफ लंबी होती है ना, 1 साल से ऊपर जाएगा, 1 साल से ऊपर चलेगा। कोई चेयर टेबल लाएंगे तो टूट थोड़ी जाएगा, वो तो चलेगा ना, 1 साल, 2 साल, 3 साल चलेगा ना, इसलिए उसको बोलते हैं फिक्स्ड असेट्स। अभी हम लोग इतना समझेंगे, आगे डिटेल में बात करेंगे। आइए, फिक्स्ड असेट्स हो गया।
अब बात करते हैं हम लोग करंट एसेट्स। सर ये करंट एसेट्स क्या होता है? करंट एसेट्स का मतलब होता है जो फिक्स्ड एसेट्स नहीं है वो करंट एसेट्स है। मतलब ये है कि जिस चीज का हम यूज कर रहे हैं वो उसका निवारण, उसका जो सब चीजें निवारण करना है 1 साल के अंदर ही करना है। अगर हमने किसी को सामान बेचा, अपना मोबाइल बेचा है तो उसका पैसा तो 2 महीने में ले लेंगे, 3 महीने में ले लेंगे ना, तो 1 साल के अंदर उसका निपटारा हो गया, 1 साल के अंदर सेटलमेंट हो गया, उसको बोलते हैं करंट एसेट्स। हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी करंट एसेट्स में जो टर्म है उसको समझेंगे। करंट एसेट्स में क्या क्या टर्म आता है सबसे पहले जो आएगा वो आएगा डेटर्स। अब ये डेटर्स क्या होता है? लिखते तो है डेप्टर्स लेकिन बोलते हैं डेटर्स, बी जो है वो साइलेंट होता है, डेटर्स। अब डेटर्स क्या होता है? अब हमने मान लीजिए मोबाइल का अपना बिजनेस कर रहे हैं, मोबाइल हमारे दुकान में रखी हुई है। अब एक बंदा हमारा आया जो मुझे अच्छी तरह से जानता भी है और उसको जरूरत भी है मोबाइल की। 10 मोबाइल हमसे उसने खरीद लिया कि भाई सर 10 मोबाइल हमको दे दीजिए आप, हम आपका पैसा देंगे बाद में, हम आपका पैसा देंगे बाद में। अब हम उस बंदे को, वो बंदा मान लीजिए मिस्टर सी है, मिस्टर सी को हमने सेल किया, मिस्टर सी को हमने सेल किया 10,000 रुपए का मोबाइल। क्या सेल कर रहे हैं? मोबाइल। जिस प्रोडक्ट की हम ट्रेड कर रहे हैं, जो मेन हीरो है हमारा, जो मेन एक्टर है, जब हम उसको सेल करेंगे और वो सेल करेंगे उधार सेल करेंगे, मतलब क्रेडिट पे दे रहे हैं, तो उसको हम किस पे दे रहे हैं? क्रेडिट पे दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं कि भाई बाद में ये पैसा वो हमको 1 महीने 2 महीने बाद वापस कर देगा हमारे मोबाइल का पैसा। तो हमारी तो मोबाइल की तो सेल हो गई, हमारी मोबाइल की तो सेल हो गई, हमारी मोबाइल की जो है वो तो सेल हो गई, लेकिन पैसा मुझे मिलेगा बाद में। मतलब क्या है कि जिस प्रोडक्ट में हम ट्रेड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को किसी बंदे को हम उधार बेचते हैं, तो जो बंदे जिस बंदे को उधार बेचे हैं, मान लीजिए वो मिस्टर सी उसका नाम है, मिस्टर सी को हमने उधार बेचा हुआ है, तो मिस्टर सी से जो हमको पैसा मिलेगा बाद में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? डेटर। मिस्टर सी हमारे क्या हो गया? डेटर। अगर हम मोबाइल का बिजनेस कर रहे हैं, मोबाइल को हमने मिस्टर सी को सेल किया है, उधार सेल किया है, तो मिस्टर सी हमारे क्या हुए? डेटर्स। वो हमारे डेटर्स, उनको हम बोलेंगे डेटर्स। अब डेटर्स में हम उसी अमाउंट को ले जाएंगे, उसी बंदे को ले जाएंगे जो हमारे मेन प्रोडक्ट को उधार खरीदा है हमसे, जो मैंने मेन प्रोडक्ट उधार बेचा है, जिसको जिसको मैंने बेचा है वो हमारे डेटर्स कहलाएंगे। अब मान लीजिए कोई हमारे दुकान पे आता है, बोलता है कि हमारे पास मान लीजिए कोई मशीन थी पहले की, मशीन आ गई, हम मशीन हो गई उसमें थोड़ी खराबी है या पुरानी हो गई मशीन, या कंप्यूटर है हमारा, कंप्यूटर पुराना हो गया। भाई हम कंप्यूटर पे अकाउंटिंग करते हैं ना, मान लीजिए हमारा मोबाइल का बिजनेस है, अब कंप्यूटर पे हम सब लिखते हैं, बिजनेस वगैरह अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं। अब कंप्यूटर हो गया पुराना, ओल्ड हो गया, अब हमको नए कंप्यूटर की जरूरत है, वो कंप्यूटर हमारा काम उससे पूरा हो नहीं पा रहा है। तो अब मान लीजिए कोई बंदा आया, बोला सर ये हमको कंप्यूटर दे दीजिए सस्ते दाम में, आप तो नया कंप्यूटर लेने जा रहे हैं, आप हमको पुराने कंप्यूटर दे दीजिए। अब क्या हम कंप्यूटर का बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं? हमारा बिजनेस है मोबाइल का, हम कंप्यूटर का बिजनेस नहीं कर रहे, लेकिन हमने उसको कंप्यूटर उधार बेच दिया मिस्टर डी को। मान लीजिए वो मिस्टर डी है, मिस्टर डी को हमने कंप्यूटर उधार बेच दिया, तो मिस्टर डी हमारे डेटर्स नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको हमने मोबाइल नहीं बेचा, अपना मेन हीरो नहीं बेचा, मैंने उसको अपना सपोर्टिंग एक्टर दे दिया। मेन हीरो तो हमारा मोबाइल है, अगर हम उसको मोबाइल बेचते उधार तब हमारा वो डेटर्स हो जाता मिस्टर डी, लेकिन उसको हम मोबाइल नहीं दे रहे, वो तो हमारा असेट पड़ा हुआ था, कंप्यूटर पड़ा हुआ था जो पुराना हो गया था, उसको हमने दिया हुआ है। तो मिस्टर डी हमारे डेटर्स नहीं कहलाएंगे, हमारा डेटर वही बनता होगा जब उसको हम अपना मेन प्रोडक्ट बेचेंगे मोबाइल। आगे चलते हैं, डेटर्स की बात कर लीजिए, डेटर्स की बात कर लीजिए। कैश तो आप जानते ही हैं, कैश और बैंक वो भी हमारा करंट एसेट होता है, इसमें जो है मॉनेटरी टर्म में जैसी जरूरत पड़ती है। अब हम बात करेंगे किसकी? स्टॉक की बात करेंगे, स्टॉक की बात करेंगे। स्टॉक मतलब क्या है? हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, हम बोलते हैं ना हमारे पास इतने रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है,
वो स्टॉक क्या पड़ा हुआ है, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है हमारा मोबाइल। मान लीजिए अगर हमारा बिजनेस का कोई भी बिजनेस आप रन करते हैं तो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं कि भाई उस पर्टिकुलर पीरियड में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस वो चेक करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस का जो फाइनेंशियल अकाउंट हम बना रहे हैं वो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 का है। हम इसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, इसका हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। ठीक है, अब इसकी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हम ये देखेंगे पहले। अब स्टॉक में चीज दो होता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। अब हम पहले हम बात करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की। अब हमारा 1 अप्रैल 2021 से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना शुरू हुआ, 31 मार्च 2022 तक बनेगा, एक साल का। अब इस 31 मार्च 2020 को हमें अपनी बुक्स को क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। इस बुक्स को क्या करेंगे, अपना हम क्लोज करेंगे कि भाई अब एक साल में चेक करेंगे ना। क्यों क्लोज करते हैं, चेक करने के लिए भैया अब हमारा बिजनेस कहाँ पे है, प्रॉफिट हुआ इस साल में हमको या लॉस हुआ। अब जरूरी नहीं है ना कि आपके पास जो 10,000 मोबाइल है वो पूरा एक साल में बिक गया। हो सकता है उसमें से 9,000 मोबाइल आपका सेल हो गया हो इस एक साल में, 1,000 मोबाइल आपके पास पड़ा है। मान लीजिए जो 1,000 मोबाइल आपके पास पड़ा हुआ है 10,000 में से 1,000 जो मोबाइल पड़ा हुआ है जो 31 मार्च तक बिक नहीं पाया, इस तारीख में 31 मार्च 2022 को वो आपके पास पड़ा हुआ है, आपके दुकान में पड़ा हुआ है, स्टॉक में रखा हुआ है। मान लीजिए इसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए इसकी वैल्यू है। अब जो स्टॉक हमारा बिका नहीं 31 मार्च 2022 तक, जो हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है 1,000 मोबाइल, अब जो कि हमें बुक्स तो क्लोज करनी है, तो इस स्टॉक को हम क्या बोलेंगे, सर ये हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। ये बुक्स हमारे शो होगा किस रूप में, क्लोजिंग स्टॉक के रूप में शो होगा, क्योंकि ये हमारे पास पड़ा हुआ है, पहले हमारे दुकान में रखा हुआ है, बिका नहीं है, उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए हमारा क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब स्टॉक किसका होता है, जिसमें हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिस चीज की हम ट्रेड कर रहे हैं, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, वो हमारे पास अगर पड़ा रह गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। अब चेयर टेबल जो हमारा सपोर्टिंग है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने मेन हीरो की, मेन एक्टर मोबाइल, उसकी बात कर रहे हैं। जो मोबाइल हमारा पड़ा रह गया, जो मोबाइल हमारा पड़ा रह गया वो हमारा क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। जो असेट पड़ा है वो चेयर टेबल तो पड़ा ही रहेगा, उसकी तो हम सेलिंग कर नहीं रहे हैं, वो सब तो मेरा असेट है, फ्यूचर सेल में ले जाएंगे उसको। लेकिन जिस चीज की हमारा जो मतलब सपोर्टिंग एक्टर है वो तो चलेगा फ्यूचर सेट में, लेकिन जो हमारा मेन हीरो है, जो मेन प्रोडक्ट है, उसको हमारा क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा, और उसको बोलेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारे पास पड़ा हुआ है 31 मार्च 2022। तो ये बात हो गई आपकी क्लोजिंग स्टॉक की। अब सर ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होगा। अब 31 मार्च 2020 को हमारा बुक्स क्लोज हो गया, सब कुछ हो गया, हमें पता चल गया कि हमारे बिजनेस में क्या हुआ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन गया, बैलेंस शीट बन गया, ट्रेडिंग पीएल बन गया, बैलेंस शीट बन गया, हमें पता चल गया कि पीएल अकाउंट में क्या है, ट्रेडिंग बैलेंस शीट में क्या है। इसको हम लोग बात करेंगे कि भैया बुक्स हमारी क्लोज हो गई, क्या उसका पोजीशन है, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। अब 31 मार्च को ऐसा तो नहीं मेरा बिजनेस बंद हो गया, 31 मार्च 2022 के बाद 1 अप्रैल 2022 भी तो आएगा, स्टार्ट करेंगे। अब नया फाइनेंशियल ईयर आ गया हमारे पास, अब वो जो नया फाइनेंशियल ईयर आ गया वो क्या हो गया, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। तो भाई जो मोबाइल पड़ा हुआ है अगले साल में, इसको बेचना भी तो है, अब इसकी भी तो सेलिंग होगी। अब ये जो 1,000 मोबाइल हमारे से पड़ा हुआ था ना, ये 1,000 हमारे 1 लाख में हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ था, जब 1 अप्रैल को जाएंगे, अब दुकान खुलते ही 1 अप्रैल को सुबह में सब बिक तो जाएगा नहीं ना, वो तो पढ़ाई होगा ना, 1 अप्रैल को दिन के बाद ही तो बिकेगा। तो 1 अप्रैल में जब हम जाएंगे तो ये जो स्टॉक हमारा पड़ा हुआ था 1 अप्रैल को, जो 1 अप्रैल को पड़ा हुआ था, इसी को हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक। 31 मार्च को तो जो क्लोजिंग थी वही 1 अप्रैल को क्या हो जाती है, ओपनिंग हो जाती है। 1 अप्रैल 2022 को वो क्या हो गया हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक हो गया। बात समझ में आ रही। जिस दिन बुक्स बंद करते हैं उस दिन की जो हमारे पास स्टॉक पड़ी होती है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अगले दिन जब हम बुक्स खोलते हैं जिस नए फाइनेंशियल ईयर में, तो 1 अप्रैल को वो हमारा बन के हो जाता है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत सारी चीजें हैं अकाउंट्स में, छोटे छोटे टर्म को समझ लीजिए, फिर बाद में तो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। अभी जो नए नए लोग हैं, जो नया नया अकाउंट देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनको तो पहले यही सब समझ में आ जाए, छोटे छोटे टर्म, तभी तो वो आगे समझ पाएंगे आगे चीज़ों को। स्टॉक की बात हो गई,
डेटर्स की बात होगी, क्रेडिटर्स की बात होगी, असेट की बात होगी। हाँ। अब हम आते हैं सेल क्या है सर। सेल क्या है सर? ये सेल क्या है? सेल मतलब आपको पता ही है सर, जो सेल होता है वो होता है हमारा बेचना। बेचना सेल, हमारे पास जो सेल करेंगे इस प्रोडक्ट को, मान लीजिए कि हमारा जो मेन हीरो है, सेल मतलब क्या है कि इससे सेल तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिखा शो करते हैं, हम लोग बाद में इसको समझेंगे कौन सी चीज़ कहाँ पे जाती है, कैसे शो करते हैं, हम बाद में समझेंगे, पहले तो आपको समझ लेते हैं। सेल का मतलब क्या होता है कि हम अगर अपना जो मेन हीरो है, जो मेन ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसको हम पूरे साल में बेचते हैं। बताया ना कि जो फाइनेंशियल ईयर चलता है आपका 1/4/2021 से मान लीजिए 31 मार्च 2022 चल रहा है, इस पूरे साल में जो हम अपना सेल कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं? मोबाइल बेच रहे हैं। जो मोबाइल बेच रहे हैं वो हमारा कहाँ चला जाएगा? सारा सेल में चला जाएगा। सेल्स में दिखाते हैं इसको, सेल्स, ये हमारा सेल है। पर्टिकुलर जो हमारा मेन हीरो है उसको हम कहाँ ले जाते हैं? सेल में ले जाते हैं। उसको अगर बेच रहे हैं, जैसे जैसे बेचते जाएंगे सेल में वो ऐड होता जाएगा, सेल में ऐड होता जाएगा, वो सेल होता जाएगा हमारा। ठीक है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। अब जो हमारा पुराना कंप्यूटर हो गया था उसको बेचे तो वो हमारा सेल में नहीं जाएगा। जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, जो मेन मोबाइल है, उसको अगर हम बेच रहे हैं तो हमारा सेल के फिगर में जाएगा, उसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, सेल में। सर परचेस क्या है? परचेस को तो हम और डिटेल में बताएंगे, अभी छोटे से रूप में बताते हैं, क्योंकि परचेस में बहुत सारी चीज़ें होती है, रॉ मटेरियल वगैरह सारा चक्कर पड़ता है, वो सब बाद में बात करेंगे। अभी छोटा टर्म समझ लीजिए कि जो मोबाइल हम 10,000 का खरीद के लाए थे ना मिस्टर एस से, उधार खरीद के लाए थे, जब हम परचेस करते हैं, जब हम अपनी प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट है उसको परचेस करते हैं कहीं से होलसेल में या कहीं से परचेस करके ला रहे हैं अपने दुकान में, तो हमारा क्या है? परचेस है। उसको मैंने खरीद लिया है, वो हमारा परचेस में जाएगा। वो हमारा कहाँ चला जाएगा? ये मोबाइल हमारा जो मेन हीरो है वो कहाँ चला जाएगा? जब उसको हम उधार खरीद के लाते हैं या कैश में खरीद के लाते हैं तो हमारा क्या माना जाता है? वो परचेस माना जाता है पूरे साल में। जो हम खरीद के ला रहे हैं इस साल में पूरा, तो हमारा क्या माना जाएगा? परचेस माना जाएगा। ठीक है सर। अब ऐसा थोड़ी है कि अगर हम मान लीजिए कोई अपना सपोर्टिंग एक्टर कोई खरीद लिए, मान लीजिए कोई टेबल खरीद लिए, चेयर खरीद लिए, तो हमारा सेल में नहीं जाएगा, वो हमारा चला जाएगा एसेट में, फिक्स एसेट में। लेकिन जिस प्रोडक्ट में हम काम कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट में हम ट्रेड कर रहे हैं, जो हमारा मेन हीरो है, उसको हम कहाँ ले जाएंगे? जब खरीदेंगे तो उसको ले जाएंगे परचेस में, और जब उसको हम बेचेंगे तो हमारा चला जाएगा सेल। ठीक है, चलिए, तो हो गई ये बात होगी सेल और परचेस की। आइए अब हम बात करेंगे किसकी? एक्सपेंसेस की बात करेंगे। सर एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस क्या होता है सर? छोटे से रूप में समझ लेते हैं एक्सपेंस क्या होता है। अगर मान लीजिए अगर हम बिजनेस चला रहे हैं, दुकान खोल के बैठे हुए, अब दुकान दिन रोज खोलते बैठे हुए हैं, हमारे पास स्टाफ भी तो है, कुछ काम भी तो, कुछ वर्कर रहेंगे, कुछ काम तो करेंगे वो। हाँ, ऐसे तो अकेले तो दुकान चलेगी नहीं। हाँ, कुछ लोगों को मैंने रख लिया, भैया तुम बैठो दुकान पे, तुम ये काम करो। कुछ लोगों को मैंने चाय पानी लाने के लिए रख लिया। हाँ, कुछ लोगों को मैंने अकाउंटिंग करने के लिए रख लिया। कुछ लोग हमारा बिल बना रहे हैं। हाँ, बहुत से सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको वो फ्री में तो काम करेंगे नहीं, उनको हमें क्या देनी पड़ेगी? उनको हमें देनी पड़ेगी सैलरी। सैलरी देनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा, तभी तो वो काम करेंगे। तो पूरे साल में हम खर्च कर रहे हैं, ये जो पैसा किस लिए दे रहे हैं? अपने बिजनेस को रन करने के लिए दे रहे हैं, ऑपरेट करने के लिए दे रहे हैं, ताकि हमारा बिजनेस चले। हाँ, उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको रन करने के लिए जो हम खर्च कर रहे हैं, वो सारे हमारे किसके माने जाते हैं? एक्सपेंसेस माने जाते हैं। उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अभी हम लोग बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि एक्सपेंसेस में वो चीज़ें आती हैं जो अपने बिजनेस को रन करने के लिए जरूरत पड़ती है। वो जो खर्चे जो बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी है, ऑपरेशन करने के लिए, बिजनेस का ऑपरेट करने के लिए जरूरी होते हैं, तो उनका सैलरी हमारा कहाँ चला जाएगा? एक्सपेंसेस में चला जाएगा, उसको हम बोलेंगे एक्सपेंसेस। ठीक है। फिर मान लीजिए कोई कमीशन दे रहे हैं सेल करने के लिए, कमीशन सेल करने के लिए दे रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाए, तो उसके लिए मान लीजिए कमीशन दे रहे हैं किसी को, तो भी हमारा चला जाएगा, माना जाएगा एक्सपेंसेस। कोई चीज़ टूट फूट गई, उसका रिपेयर करवाए, वो भी हमारा चला गया एक्सपेंसेस। अब मान लीजिए कि दुकान खुली हुई है, तो भाई दुकान में चाय पानी भी आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक भी आ रहा है, कोई कस्टमर आ गया तो भाई थोड़ा सा
बड़ा कस्टमर आ गया तो जानते ही हैं खरीदारी होती है, अरे थोड़ा कोल्ड ड्रिंक ले आओ, थोड़ा ब्रेकफास्ट के लिए स्नैक्स ले आओ, हाँ। तो ये सब भी हमारा क्या होता है, बिजनेस को चलाने के लिए खर्च हो रहा है ना। तो ये हमारा माना जाएगा शॉप एक्सपेंसेस, शॉप एक्सपेंसेस, ये भी हमारा एक्सपेंसेस हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे इस एक्सपेंसेस हो जाती हैं, जो बिजनेस को रन करने के लिए खर्च होती है, ठीक है। अब आइए, एक टर्म और है जो बहुत यूज होता है, थोड़ा टेक्निकल है, तो समझिएगा आप लोग ध्यान से। इसी एक्सपेंसेस में हम जोड़ दें आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, तो ये बन गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है सर, जो खर्च हो रहे हैं वो हमारे एक्सपेंसेस है। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है सर? मैंने आपको बताया कि कोई भी जब भी बिजनेस चलता है, बिजनेस ऑपरेट होता है, तो उसका एक पर्टिकुलर पीरियड में वी विल प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंट्स इन द पर्टिकुलर पीरियड, फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड वी प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंट्स, जैसे बैलेंस शीट हो गया, ट्रेडिंग फॉर प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है। तो अब इस फाइनेंशियल ईयर में जो खर्चे हो रहे हैं, मानिए हमने सैलरी देनी है, तो सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, हर महीने हम सैलरी देते हैं। मान लीजिए कि जो हमारी अप्रैल की सैलरी है, अप्रैल 2021 की सैलरी हम दे रहे हैं कब? मई में, मान लीजिए कि 1 मई को हम देते हैं, ठीक है। महीना खत्म हो जाएगा तभी तो आप सैलरी देते हैं। जो अप्रैल की सैलरी है वो हम देते हैं अगले महीने, ठीक है, अगले महीने दे रहे हैं। ऐसे इस मई की सैलरी हम देंगे किसमें? जून में, 1 जून को दे दिए, जून की सैलरी जुलाई में दे दिए। ये सब हमारे खर्चे होते हैं। मतलब जो 12 महीने हमने सैलरी दी अप्रैल से मार्च तक, जो 12 महीने हमने सैलरी दी, मान लीजिए हम 10,000 किसी को, हमारी जो सैलरी देते हैं वो 1 लाख रुपए की सैलरी है, 1 लाख रुपए की सैलरी है। तो जो हम 12 महीने सैलरी दिए, 1 अप्रैल से मार्च 2022 तक, 12 महीने हुए ना, तो जो सैलरी हमने 12 महीने दी स्टाफ को अपने, 12 लाख रुपए हो गई है, 1 लाख के हिसाब से, 1 लाख के हिसाब से ये 12 लाख हो गए। तो 12 लाख हमारा सैलरी में क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमारा 12 लाख चला गया, सैलरी में क्या होगा? एक्सपेंस हो गया। इसको तो बोल दिए एक्सपेंस हो गया सैलरी के लिए हमारा 12 लाख रुपए, ठीक है। अब सर लेकिन मार्च 2022 की सैलरी, अब मार्च 2022 की सैलरी तो हम सर अगले फाइनेंशियल ईयर में देंगे ना, 1 अप्रैल 2022 को हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा। 31 मार्च 2022 के बाद हमारा अगर इस सैलरी की, जो मार्च की सैलरी है, 1 लाख रुपए, जो मार्च महीने की सैलरी 1 लाख रुपए है, इसको तो हम पेमेंट कब कर रहे हैं? अप्रैल में कर रहे हैं, मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं, इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं कर रहे हैं। तो अगले फाइनेंशियल ईयर करने का तो पेमेंट तो अगले फाइनेंशियल ईयर में की है, लेकिन खर्चा तो इसी फाइनेंशियल ईयर का है। तो हमने 12 लाख रुपए एक्सपेंस तो दिखा दिया, 12 लाख रुपए मेरा खर्चे में तो दिखा दिया पीएल अकाउंट में। लेकिन अब जो उसमें से जो 1 लाख रुपए जो मार्च की सैलरी थी, इस 12 लाख में से 1 लाख रुपए जो मार्च के लिए मैंने दिया हुआ है, बुक्स तो हमारी 31 मार्च को क्लोज हो गई। अब ये सैलरी पेमेंट तो हो रही है 1 अप्रैल को, पेमेंट तो कर नहीं दिए। तो जो 1 लाख रुपए हमारे पास क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में 31 मार्च को, इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है? 1 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को बैलेंस शीट में दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड में हम लोग बात करेंगे आगे। तो जो 1 लाख रुपया हमारा जो रह गया अब मार्च का, जिसको हम अगले साल अप्रैल में देंगे, मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में देंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा? लेकिन बुक्स में तो शो करना पड़ेगा कि 1 लाख रुपए बाकी है, देना है स्टाफ को। 31 मार्च क्या बोलता है? 31 मार्च में आप ये बोलेंगे कि हाँ 31 मार्च को 1 लाख रुपया सैलरी का बाकी था, जो हम अगले महीने अप्रैल में देने वाले हैं। अब जो 1 लाख रुपया जो बाकी था, जो अगले महीने आप अप्रैल में देंगे, क्योंकि ये बचा रह गया देने से, ये जो बचा रह गया देने से, जो स्टैंड कर रहा आपके अकाउंट में, जो स्टैंड कर रहा आपके अकाउंट में, उसी को क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। 1 लाख रुपया हमारा क्या चला जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। ये जो खर्चा तो हो गया है, खर्चा तो मैंने खर्च सैलरी मतलब वर्कर तो, स्टाफ तो काम कर लिए है मार्च में, खर्च तो हो गया, उनको तो पैसा मेरा मार्च का ही है, खर्चा मार्च का ही है। लेकिन पेमेंट कब कर रहे हैं? अगले फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं। तो इस फाइनेंशियल ईयर खर्चे, मार्च के खर्चे को हम पेमेंट अगले महीने में कर रहे हैं, लेकिन खर्चा है इसी फाइनेंशियल ईयर का। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? जो 1 लाख रुपया मेरा बच गया देने के लिए, काम तो इसी साल हो गया हमारा, मार्च में ही हो गया, लेकिन पेमेंट हम अगले साल कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? जो पेमेंट रह गया देने से, उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसको हम जा करके देंगे कब? 1 अप्रैल को पेमेंट करेंगे। लेकिन 31 मार्च तक ये हमारा क्या रह गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रह गया। इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में कैसे है, हम लोग अभी डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन टर्म को समझ लीजिए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता क्या है, ठीक है। खर्चा किया हमने उसी फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन पेमेंट कर रहे हैं उसका हम अगले फाइनेंशियल ईयर में, तो हमारा कहलाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
ओके, चलिए अभी चलते हैं आगे की बात करते हैं हम लोग। तो आगे में हम लोग देखेंगे कि भाई चलिए छोटे छोटे टर्म जो अकाउंट में यूज हो रहे हैं वो तो हम लोग समझ गए हैं कि क्या है कैसे है। हाँ, अब हम दो तीन टर्म और जो है आपको आपसे समझना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको, उसको आज समझ लेते हैं कि वो 2-3 टर्म हमारे और हैं। जो 2-3 टर्म हमारे और हैं उसमें क्या है, तो पहले हम लोग समझेंगे सर ये अकाउंट्स, दूसरा टर्म है अकाउंटिंग, तीसरा टर्म है अकाउंटेंसी। ये 3 टर्म हमारे हैं। ये क्या है, 3 टर्म क्या है? तो 3 टर्म हमारे क्या है, अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स मतलब होता है कि जब हम किसी चीज ट्रांजेक्शन को अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। होता है ना कि भाई अगर मान लीजिए कि हमने किसी मिस्टर ए से खरीदा, अब साल भर में हमने उनसे 10 बार खरीदा, 10 बार मटेरियल खरीदा, तो मिस्टर ए का एक अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि मिस्टर ए को हमें कितना देना है। होता है भाई मिस्टर ए का कितना बाकी है 31 मार्च में, वो कितना देना है। हमने मिस्टर बी को सेल किया हुआ था, अब एक ही बार सेल कर नहीं रहे हैं, हो सकता है 3 बार 4 बार सेल किए उनको, तो उनका अलग अकाउंट बनाएंगे। खर्चे कर रहे हैं तो उसका अलग अकाउंट बनेगा कि भाई इस साल हमारा सैलरी में कितना खर्च हुआ। ये सब हमें कौन बताता है? ये सब हमें बताता है अकाउंट्स। ये सब चीजें कहाँ लिखी जाती हैं? अकाउंट्स में लिखी जाती हैं, रिकॉर्ड की जाती हैं। तो अकाउंट्स मतलब हो गया कि जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका डिटेल हमको कहाँ मिलेगा? पर्टिकुलर पर्सनल वाली डिटेल अगर हम जानना चाहें किस मद में, किस आइटम में क्या हमारा खर्च हुआ है, किस लिए हमको कितना, किसी को हमने कर्ज दिया है तो कितना कर्ज दिया है, उस बंदे का क्या है डिटेल, हाँ, किसी से हमने कर्ज लिया है तो उसका क्या है डिटेल, कैश में हम जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस कैश का क्या डिटेल, कितना खर्च किया मैंने कैश में, कितना कैश हमारे पास आया, ये सब कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमको बनाना पड़ता है अकाउंट, पर्टिकुलर अकाउंट्स बनाना पड़ता है, तभी तो हमें पता चलेगा कि इस खर्चे में कितना, सैलरी में कितना खर्च हुआ, मिस्टर ए को हमें कितना देना है, मिस्टर बी से हमें कितना लेना है। इस सब के लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं। इसको बोलते हैं अकाउंट, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजेक्शन को, उसमें जो लिख रहे हैं। हाँ, ये सब हमारे किससे पता चलेगी? अकाउंट से पता चलेगी। अब बहुत सारे अकाउंट होते हैं, कैश अकाउंट होता है, उसके बाद मान लीजिए मिस्टर ए का अकाउंट बनाएगा, सारे खर्चे होते हैं। मिस्टर ए से जो भी ट्रांसफर हुए होंगे वो हमारे मिस्टर ए के अकाउंट से पता चलेंगे। कैश में जमा ट्रांसफर हुए होंगे कैश से पता चलेंगे। मिस्टर बी से क्या ट्रांसफर हुआ, मिस्टर बी का अकाउंट बनाएंगे। ये सब अकाउंट्स जो हम ट्रांसफर उसमें रिकॉर्ड किए हुए हैं, जो उस ट्रांसफर से पता चल जाता है कि हमारा किस वक्त में क्या खर्च हो रहा है, किसको क्या देना है, क्या लेना है, सारी चीजें हमारी इस अकाउंट से पता चल जाती हैं। अब सर अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। अकाउंटिंग में आइडेंटिफाई, भाई कोई भी चीज है, कोई भी हम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हुए हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन है तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ट्रांजेक्शन किस लिए है, कौन सा ट्रांजेक्शन है, किसके संबंध में ट्रांजेक्शन है, कैश का ट्रांजेक्शन है, बैंक का ट्रांजेक्शन है, मिस्टर ए के लिए ट्रांजेक्शन किया है, क्या किया, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। मॉनेटरी टर्म में जो भी चीजें होती हैं, जो भी हमने रिकॉर्ड किया हुआ ट्रांजेक्शन को, उसमें आइडेंटिफाई करेंगे। जो भी चीजें हमने लिखी हुई है उसको क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे, ये किसके लिए है, कैश का है, बैंक का है, उधार का है, हाँ, सारी चीजें आइडेंटिफाई करते हैं। फिर इसको हम करेंगे क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा हमारा ट्रांजेक्शन किस लेजर का होना चाहिए। कैश का ट्रांजेक्शन कैश में जाएगा, बैंक का ट्रांजेक्शन बैंक में जाएगा, उसको क्लासिफाई करेंगे, लेजर बनाएंगे। मतलब समझ लीजिए लेजर बनाते हैं तो भाई लेजर बनाएंगे, हर अकाउंट बनाएंगे, हर ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। हाँ, तो उसको हम बोलेंगे ये हमारा वो क्लासिफाई करते ट्रांजेक्शन को। समराइज, क्लासिफाइड लेजर में रिकॉर्ड कर लिए ट्रांजेक्शन को, हमारा लेजर में आ गया, जर्नल बन गया, लेजर बन गया, लेजर में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिए। अब उसका प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, उसको समरी बनाएंगे, तो उसको समराइज कर देते हैं।
इसी तरह से हमारा एनालाइज होता है कि टेंशन जो हमारा बैलेंस शीट बना, जो प्रॉफिट लॉस बना, उसको एनालाइज करेंगे। मतलब जो अकाउंटिंग में जो हमारा सारा का सारा प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का, उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। जो हमारा प्रिंसिपल है अकाउंटिंग में, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, चीज़ों को क्लासीफाई करना है, उसको हमें लिखना है, समराइज करना है प्रिंसिपल के अकाउंट से। ठीक है। अब उसके बाद ये सब सारी चीजें इसमें हो गई। प्रिंसिपल क्या है कि भाई हम किसी चीज को डेबिट कर रहे हैं, किसको क्रेडिट कर रहे हैं, कब कोई अकाउंट क्रेडिट होगा, कब कोई ट्रांजेक्शन डेबिट होगा, कब कोई ट्रांजेक्शन क्रेडिट होगा, कैसे उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस तरह से लिखे हैं, कैसे पीएल बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा। जो प्रिंसिपल है सारी चीजें हम क्या बोलेंगे वो अकाउंटिंग में आएगा। और अकाउंटेंसी क्या है, ये सब चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब चीजें हम जो सारी चीजें पढ़ रहे हैं कि अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंट्स में क्या लिखते हैं, क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है, चीजों को जो हम पढ़ रहे हैं, तरह से ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। ये सारी चीजें मिल करके किसमें हमको समझ में आती है, अकाउंटेंसी में समझ में आती है कि अकाउंटेंसी मतलब सारी चीजों का एक ये पूरा ये पूरा कुआं है, ये पूरा का पूरा इसको हम बोलेंगे एक अगर कुआं है तो ये सब ये जो पानी है इसके अंदर कुएं के, तो ये सब पानी कहाँ पे स्टोर है, कुएं में स्टोर है, अकाउंटेंसी में स्टोर है, एक वेल में स्टोर है। ठीक है। तो ये अकाउंटेंसी हमारा एक तरह से कुआं हो गया, और ये सब हमारे उसके लिए वाटर का काम करेंगे। और पूरा कुआं का कुआं अगर उसको एनालिसिस करें तो हमारा हो जाएगा अकाउंटेंसी, जिसमें हम सारी प्रिंसिपल्स को, सारी चीज़ों को लिखते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तो हमारा अकाउंटेंसी हो गया। ठीक है सर। तो फिर आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट टर्म में सीएम ताप श्रीवास्तव चैनल को आप लोग फिर मिलेंगे उनसे। सीएम ताप श्रीवास्तव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई क्वेरी हो तो उसको दीजिए, उसका आंसर जरूर मिलेगा आपको। और फिर आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, अपना जीवन आपके खुद के हाथ में है। अपनी लाइफ को आप सेव कीजिए, बचाइए, और खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए। थैंक यू।